अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ समय बाल्डोन तबीब से कहता है, मैं अपनी बीमारी की हकीकत जानना चाहता हूं। तो तबीब कहता है, आपकी बीमारी बढ़ रही है। अब आप जो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं वो ये है कि तवील और बिला तातुल आराम करें। मगर बाल्डोन कहता है, यह मुमकिन नहीं, मुझे कैरक जाना है। तबीब कुछ कहने लगता है तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, बाहर निकल जाओ। और फिर तबीब डरते हुए निकल जाता है। और फिर विलियम बादशाह से कहता है, बादशाह आपने हकीम की बात सुनी, ये जरूरी है कि आप आराम करें। मगर बाल्डोन उठकर आगे बढ़ता है तो सबीला कहती है, विलियम ठीक कह रहा है, आपका कैरक का सफर आपको मजीद थका देगा। तो बाल्डोन कपड़े पहनते हुए कहता है, मैं कैरक जाऊंगा। तो विलियम कहता है, अफंदी मैं जानता हूँ कि आप कितने एहसास हैं, लेकिन आपको गौर से सोचना होगा। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो कुदस बगैर रहनुमा के रह जाएगा। आपको कुदस को सबसे ऊपर रखना होगा। आपको ऐसी मुहिम जोई करने का कोई हक नहीं जो इस अजीम मुकद्दस शहर को उसके अजीम बादशाह से महरूम कर दे। यह सुनते साथ ही बाल्डोन रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है। इधर सुल्तान साहिरा और बोरो से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर एथरस और सिपाहियों की जानब से भी अच्छी खबर आती है तो कैरक की मज़ाहमत जो अपना पानी और खुराक खो चुका है गिर जाएगा। और फिर इसी लम्हे एथरस वहां पे आते हैं और कहते हैं, सुल्तान माफ कीजिएगा, हम गोदाम को तबाह नहीं कर सके। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन बालन। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या बालन जिंदा है? तो एथरस हाँ में सर हिलाते हैं। उधर कैरक में मैला परेशान होते हुए कहती है, हमें सिपाहियों को बताना होगा कि पानी बीमारी से आलूदा हो चुका है। तो चातलियन कहता है, हम यकीनन उन्हें बताएंगे, लेकिन फिर वो किले के दरवाजे खुले छोड़ देंगे। तो मैला कहती है, तो फिर हम क्या करें? क्या हम उनकी जान को खतरे में डाल देंगे? तो मारिया कहती है, जंगों में कुछ कुर्बानियां दरकार होती हैं मैला। और फिर लाडगाय पूछता है, महल में पानी के टैंक कब तक चलेंगे? तो चातलियन कहता है, 1 या 2 माह शायद। तो लाडगाय कहता है, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन अब ना तो सिपाहियों को पता चलेगा और ना ही आवाम को। हम टैंक का ताजा पानी इस्तेमाल करेंगे। इसी लम्हे बालन वहां पे आता है और कहता है, सलाहुद्दीन के हर अव्वल दस्ते को पसपा कर दिया गया है। ये उनके लिए एक अच्छा सबक होगा। गोदाम को महफूज कर लिया गया है। और फिर पूछता है, आपकी क्या सूरत हाल है लाडगाय? कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ जाता है और कहता है, ठीक है, चलो पानी के टैंकों में हिफाजत बढ़ाते हैं। आज के बाद हम पानी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। वो बाहर है और हम अंदर हैं। वो टूटेंगे और हम खड़े रहेंगे। इधर एथरस सुल्तान से कहते हैं, अभी हम हदफ तक पहुंचने ही वाले थे कि बालन आ गया मेरे सुल्तान। उसने गुस्से के साथ हम पर हमला किया और हमें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो सुल्तान कहते हैं, ये वाज़ेह था कि एबलन में जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। एथरस कहते हैं, वो इंतकाम के जज्बे से लबरेज था। तो सुल्तान कहते हैं, उसमें चाहे कितना ही जज्बा क्यों ना हो, एबलन में जो कुछ हुआ उससे जो कोई नहीं सीखेगा, हम उसे कैरक में कुचल देंगे। जो कुछ उनके हाथ में है वो ला मोहल्ला खत्म हो जाएगा। हम इस दौरान किले को कमजोर करने का दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त बोरो और साहिरा का निकाह हो रहा होता है। सुल्तान उनसे कहते हैं, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी अंबिया के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह खेमे में हो रही है। तो बोरो कहता है, ये एक ऐसा शर्फ है जो हम अपनी आखिरी सांस तक याद रखेंगे मेरे भाई। आप ही इसकी वजह है। अल्लाह आपसे राजी हो। तो सुल्तान कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने महल्लात को अपने लिए मस्कन बना लिया है, लेकिन इस सादा सोफी खेमे से ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई चीज खूबसूरत नहीं लगती। क्या महर की रकम का तायन किया गया है? तो साहिरा कहती है, मुझे महर की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे सुल्तान। तो बोरो कहता है, नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, तुम्हें कुछ मांगना होगा। तो साहिरा कहती है, मैं कुदस को फतह करने के लिए अपनी तलवार खींचना चाहती हूँ। अगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें तो यही काफी होगा। तो सुल्तान कहते हैं, फैसला तुम्हारा है। तो बोरो कहता है, मुझे तुम्हारी ये शर्त कबूल है। इंशाल्लाह इस मुबारक शहर के दरवाजे से हम इकट्ठे दाखिल होंगे और इसके अलावा मैं तुम्हें कैरक और कुदस से आने वाला माले गनीमत भी दूंगा, जो भी मेरे हिस्से आएगा। तो साहिरा कहती है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर यही आपकी मुराद है तो मुझे कबूल है। इसके साथ ही सुल्तान गवाहान की मौजूदगी में उनका निकाह पढ़ा देते हैं और वो दोनों इकरार करते हैं। और फिर निकाह के बाद सुल्तान कहते हैं, हमारी अल्लाह से दुआ है कि इस शादी को कैरक और कुदस की फतह के लिए नेक बनाए। ये सुनकर सब आमीन कहते हैं। साहिरा और बोरो बहुत खुश दिखाई देते हैं। उधर कैरक किले में मैला मारिया से कहती है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने महसूस किया है कि वो कैरक की दीवारों को अबूर नहीं कर सकता। तो मारिया कहती है, अगर हम सलाहुद्दीन की जिद को मद्देनजर रखें तो वो यकीनी तौर पर आसानी से पीछे नहीं हटेगा। तो मैला कहती है, लेकिन मेरे किले की दीवारें उसकी जिद से ज्यादा मजबूत हैं और हर लम्हा जो वो यहाँ गुजारेगा वो मजीद बेबस और कमजोर होता जाएगा। तो मारिया कहती है, ऐसा लगता है कि आप इस लम्हे का काफी देर से इंतजार कर रही हैं कौंत मैला। तो मैला कहती है, मैं सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही हूँ, सलाहुद्दीन और उसकी फौज की शिकस्त का। मत भूलना ये सब कैरक के लिए है। तो जवाबन मारिया कहती है, इसमें कोई शक नहीं है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है और मैला
उठकर एक खत लिखने लग जाती है और वो ये खत सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए लिखती है। रात गुजर जाती है और सुबह के वक्त सुल्तान वो खत पढ़ रहे होते हैं और फिर खत पढ़ने के बाद खलील से कहते हैं कुछ मुहाफिजी दस्ते को अपने साथ ले लो, हम जा रहे हैं। तो खलील पूछता है मेरे सुल्तान हम कहाँ जा रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो करो। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हलब में सुल्तान के साथी बाजार में घूम रहे होते हैं। अमीरों के रवैये पर कारातेगन गुस्से से कहता है हम नहीं जानते कि उन्होंने हलाल की रोटी खाई या नहीं, उनकी जबानें बहुत तेज हैं, वो मुसलमान होने का बहाना करते हैं। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते कारातेगन की नजर जैनब पर पड़ती है जो उन पर नजर रखे हुए होती है। जैनब को देखते साथ ही काजी फाजिल भी रुक जाते हैं और जैनब वहां से एक जानब हो जाती है। काजी फाजिल को रुका हुआ देखकर कारातेगन पूछता है आपको क्या हुआ काजी फाजिल? तो काजी फाजिल कहते हैं यहीं पर ठहरो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ जैनब के पीछे निकल पड़ते हैं। उनके साथी भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। उधर कैरक किले में कमांडर मैला के पास आकर कहता है कौन सब कुछ तैयार है, हम बाहर जा सकते हैं। तो मैला उससे कहती है क्या तुमने सारी तदाबीर कर ली हैं कि हम किले से बाहिफाजत बाहर निकल जाएं और बगैर किसी को दिखे वापस भी आ जाएं? तो कमांडर कहता है कौन बिल्कुल फिक्र ना करें। तो मैला कहती है तुम पहले बाहर जाओ और फिर मैं पीछे आती हूँ। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है और मैला कहती है ओ मेरे खुदा मेरी मदद कर। यह कहते साथ ही मैला भी निकल पड़ती है। वो बाहर से आगे बढ़ रही होती है कि चातिलून पीछे से उसे आवाज देकर रोक लेता है। मैला बहुत परेशान हो जाती है और फिर चातिलून बाजू फैलाते हुए उसके पीछे आता है और कहता है महल की ताकतवर और मुनफरद कौंत आप कहाँ जा रही हैं? तो मैला कहती है गिरजाघर में हमारी फतह के लिए दुआ करने के लिए, क्योंकि दुआ तलवार को तेज करने और जरा को ठीक करने से ज्यादा अहम है। और फिर अगले ही लम्हे वही कमांडर आकर कहता है कौंस गिरजाघर में आपकी जियारत के लिए सब कुछ तैयार है। तो मैला खुश होते हुए कहती है बहुत खूब। ये कहते साथ ही वो चातिलों से इजाजत लेती है और कमांडर के साथ आगे बढ़ जाती है। इधर हम हलब में देखते हैं कि जैनब तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है मगर काजी फाजल दूसरे रास्ते से आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैनब उनसे कहती है क्या तुम मेरा नाम नहीं भूले? क्या तुम्हें मेरे भाई का नाम भी याद है? तो काजी फाजल कहते हैं जैनब। तो जैनब कहती है कितने साल गुजर गए? तो काजी फाजल कहते हैं मैं तुम्हें एक तवील अरसे से तलाश कर रहा हूँ। तो जैनब कहती है ऐसा मत कहो काजी फाजल, ऐसा मत कहो। तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे तलाश किया, लेकिन किसने मुझे उस दरवाजे से बाहर निकाला? तो काजी फाजल पूछते हैं क्या ये माकूल है? ये बात कहाँ से आई? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ जैनब? तो जैनब कहती है तुम पहले ही कर चुके हो, तुमने जो करना था पहले ही कर लिया। क्या तुमने पहले ऐसा नहीं किया? तुमने किया और तुम हकीकत जानते हो। तो काजी फाजल कहते हैं मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए। तो जैनब उनकी बात काटते हुए कहती है बहुत देर हो चुकी है फाजल, लेकिन फिक्र मत करो, हम फिर मिलेंगे और अगली बार तुम्हें छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। तुमने जो किया तुम उसकी कीमत अदा करोगे। तो काजी फाजल उससे कहते हैं जैनब ऐसा मत करो। तो जैनब चली जाती है और कारातेगन ये सारा मंजर देख लेता है और फिर वो काजी फाजल के पास आकर कहता है ओह काबिल एहतराम काजी फाजल, एक औरत आपको डांट कर चली गई, क्या ये माकूल बात है? वैसे ये औरत कौन है? काजी फाजल कुछ खोए हुए बताने ही लगते हैं मगर एकदम से कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें वहाँ पर इंतजार करने को नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमें बहुत तवील सफर तय करना है। ये कहते साथ ही वो कारातेगन से जान छुड़वा कर चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान मैला से मिलने के लिए एक खेमे तक आ पहुंचते हैं। तो मैला उनसे कहती है दावत कबूल करने के लिए शुक्रिया सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सुल्तान उससे कहते हैं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बोलो। तो मैला कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एहसास हो गया होगा कि तुम कैरक की दीवारों से नहीं गुजर सकते। तो सुल्तान कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर काबू ना पाया जा सके, आज नहीं तो कल, ख्वाह कितना ही वक्त लगे कैरक गिर जाएगा। तो मैला कहती है ख्वाह कितना ही वक्त लगे कैरक खड़ा रहेगा, तुम इस मकाम से आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैरक पर कब्जा करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन वो तुमने खुद ही रद्द कर दिया। मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि तुम बहुत पछताओगे। तो सुल्तान उससे कहते हैं मेरी आंखों में देखो कौन सा, क्या तुम्हें पछतावे का कोई एक भी निशान नजर आ रहा है? तो मैला अपनी आंखें फेरते हुए कहती है जो चीज दीवारों को नाकाबिले तस्खीर बनाती है वो सिर्फ ठोस पत्थर ही नहीं बल्कि जो चीज उन्हें मजबूत बनाती है वो उसके अंदर की नफरत है। तो सुल्तान कहते हैं नफरत तो कमजोर करती है कौन सा, यह दिल को वैसे ही बिगाड़ती है जैसे दीवारों को कमजोर कर देती है। अंजाम वाज़ेह है, तुम बच नहीं पाओगी, लेकिन अगर तुम खुद हथियार डाल दो मैं तुम पर रहम करूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो मैला कहती है क्या तुम मेरी जान बख्शोगे? तुम जिसने मुझे सांस लेने से महरूम किया, उम्मीद तुम्हारे हाथ में है। तुम वो हो जिसने मुझे एक बेजान जिस्म बनाकर छोड़ दिया, क्या तुम मेरी जान बख्शोगे? जहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसे माफी मांगनी चाहिए और वो तुम हो सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही मैला पलटती है और उसकी आंखें भर आती हैं और फिर वो कहती है जो भी हो जाए कैरक की चाबी अब भी तुम्हारे हाथ में है। ये कहते साथ ही मैला रोते हुए वहां से चली जाती है। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 3 माह गुजर चुके होते हैं और अभी तक कैरक फतह नहीं हुआ होता और सुल्तान तारीख पे तारीख काटते ही जा रहे होते हैं, यानी कि कैरक का मुहासरा काफी ज्यादा तावील हो चुका है। और फिर सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं
हैं आज मुहासरे का तीसरा महीना है, ताहम हम अभी तक किले की मज़ाहमत को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। फौज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? तो बोरो कहता है खुराक कम हो रही है मेरे सुल्तान, हमें फौरी हल तलाश करना होगा। तो गोकबोरो कहता है वरना किला फतह करने की सिपाहियों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। हम उनके हौसले कैसे बुलंद रखें, काश हम उनके गोदाम तबाह कर पाते। और फिर अथरस कहते हैं हम किल्लत का शिकार हैं जबकि वो अपने सिपाहियों को खाना खिला रहे हैं। कराकोश कहता है मेरे सुल्तान उनकी तैयारियां हमारी तवक्को से ज्यादा थीं। तो सुल्तान कहते हैं हमने पानी में जहर मिला दिया लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो ये बीमारी पूरी तरह से किले में फैल जानी चाहिए थी। बुज़ुर्ग कहता है मेरे सुल्तान उन बीमार फौजियों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मुहासरे की वजह से कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। तो सुल्तान कहते हैं देखते हैं कि वो कब तक रुक सकते हैं। उधर हम देखते हैं कि कैरे किले में लाड़ गए अपने साथियों से कहता है सलाहुद्दीन की जानब से आने वाली खबरें अच्छी हैं, उनका सामान खत्म हो रहा है। तो मैला कहती है और हमारी खुराक की फराहमी का क्या ख्याल है? तो कमांडर कहता है अगर हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो हम खुराक के बहरान से काफी अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। तो चातलियन कहता है गुज़िश्ता 2 महीने से सलाहुद्दीन और उसकी सिपाहियों की उम्मीदें और ईमान चकनाचूर हो गए। वो अब समझ गए होंगे कि वो किला नहीं ले सकेंगे। तो लाड़गय कहता है यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वापसी का। तो बालन कहता है लेकिन सलाहुद्दीन चाहे हालात कितने ही ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, वो शिकस्त कबूल नहीं करेगा। तो लाड़गय कहता है उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो जल्द या बदेर वापस चला जाएगा और इसलिए मैंने अपने सिपाहियों के साथ शाम के रास्ते पर एक दफाई हद मुकर्रर करने का फैसला किया है। तो बालन कहता है जब सलाहुद्दीन पीछे हटेगा तो किले से भी एक बहुत बड़ी कुव्वत बाहर निकलेगी। तो चातलियन कहता है और इस तरह सलाहुद्दीन 2 आगों के दरमियान फंस जाएगा। ये मंसूबा सुनकर मैला परेशान हो जाती है। तो मारिया उससे पूछती है कौन्स आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैला खुद को संभालते हुए कहती है सलाहुद्दीन को फरार नहीं होना चाहिए जबकि वो अपनी कमजोर तरीन हालत में है। इसी लम्हे कमांडर आकर बताता है जिन सिपाहियों को सलाहुद्दीन की जानब से जहरीला पानी पीने पर मजबूर किया गया था, उस पानी से फैलने वाली बीमारी बड़ी तादाद में सिपाहियों की मौत का सबब बन रही है। उन्हें तन्हा रखना अब मुमकिन नहीं है। तो चातलियन गुस्से से कहता है हिनोक फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दो, हम एक आग जलाएंगे और सलाहुद्दीन की उम्मीद उस आग में जलाकर राख कर देंगे। यह सुनते साथ ही हिनोक चला जाता है। और नाजरीन एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।